हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आपने अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल जेई के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको एक ही भी यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन होंगे। आपको कोशिश करना है इन सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने का और आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है और आपको किस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप अपने लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज। ऑप्शन ए है वुडन पोल, ऑप्शन बी है आरसीसी पोल, ऑप्शन सी है स्टील टावर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने देखा होगा सड़कों के किनारे, आपके घरों के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पोल का यूज किया जाता है वो जनरली आरसीसी पोल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आरसीसी पोल, ऑप्शन बी होगा। अब आरसीसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। आरसीसी के दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है वो 80 मीटर से 150 मीटर तक होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके स्पेन की दूरी कितनी होती है। तो 80 से आपको अगर 150 मीटर का ऑप्शन मिलता है तो इसके बीच में जो भी मिलता है आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। और आरसीसी का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर वुडन पोल की बात करें तो वुडन पोल का जो स्पेन का लेंथ होता है वो 0 से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है कैंडल पावर, ऑप्शन सी है स्टेरेडियन, ऑप्शन डी है लूमेन। तो लूमिनियस फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो लूमेन होता है। वही अगर कैंडेला की बात करें तो कैंडेला होता है लूमिनस इंटेंसिटी का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर स्टेरेडियन की बात करें तो स्टेरेडियन जो होता है सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो आपको तीनों याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लूमिनियस फ्लक्स वो लूमेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज। ऑप्शन ए है हाफ वेव, ऑप्शन बी है फुल वेव, ऑप्शन सी है ब्रिज रेक्टिफायर सिग्नल, ऑप्शन डी है साइन वेव। तो फुल वेव में क्या होता है कि 4 डायोड यूज होते हैं और हाफ वेव में क्या होता है कि एक ही डायोड यूज होता है। तो फुल वेव जो दो प्रकार का होता है, एक में 2 डायोड का यूज किया जाता है, एक में चार डायोड का। तो ये जो 4 डायोड होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो हाफ वेव में क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल ही या एक ही साइकिल यूज किया जाता है, एक ही साइकिल का उपयोग हो पाता है आउटपुट के रूप में। लेकिन अगर फुल वेव की बात करें तो दोनों साइकिल का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो होता है आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल होता है ब्रिज रेक्टिफायर में वो फुल वेव होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें 2 डायोड जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करते हैं तथा 2 डायोड निगेटिव हाफ साइकिल में काम करते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल का यूज हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा फुल वेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू हाफ द करेंट विल बी। ऑप्शन ए है बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, ऑप्शन बी है बी डबल्ड, ऑप्शन सी है बी 4 टाइम एज हाई, ऑप्शन डी है बी रिड्यूस्ड टू 1/4।
तो आपको एक्सेल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक्सेल का जो फार्मूला होता है ओमेगा एल होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो एक्सेल हो जाता है 2πfl। तो अगर और कैपेसिटेंस एक्सी का भी आपको, रिएक्टिव कैपेसिटेंस एक्सी का भी फार्मूला याद होना चाहिए। उसका जो होता है 1/ω/c, यानी ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, तो यानी 1/2πfc। तो दोनों का फार्मूला आपको याद रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए इंडक्टिव सर्किट में, तो अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर देंगे तो एक्सेल का वैल्यू भी आधा हो जाएगा। तो एक्सेल का वैल्यू आधा हो जाएगा, और जो ही एक्सेल का वैल्यू आधा होगा करंट का वैल्यू दोगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करंट का वैल्यू बी डबल्ड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन कंट्रोल एसी पावर इन ए लोड बाय कनेक्टिंग, ऑप्शन ए है 2 SCR इन सीरीज, ऑप्शन बी है 2 SCR इन पैरेलल, ऑप्शन सी है 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सबसे पहले SCR के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। SCR क्या होता है? एक 4 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसमें 4 लेयर का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसमें अगर टर्मिनल की बात करें तो 3 टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और गेट होता है। गेट को हम लोग कंट्रोलिंग टर्मिनल भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। SCR जो होता है यूनी डायरेक्शन डिवाइस होता है, यानी कि एक ही दिशा में वो काम करता है। अगर इसमें सप्लाई वोल्टेज का पोलरिटी चेंज किया जाए तो ये उस कंडीशन में कार्य नहीं करेगा। तो अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज का पोलरिटी जो होता है चेंज होते रहता है। तो ये एक साइकिल में काम करेगा और एक साइकिल में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर हम दो SCR को एंटी पैरेलल अपोजिशन में कनेक्ट कर दे तो हम लोग दोनों पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो वी कैन कंट्रोल एसी पावर इन लोड बाय कनेक्टिंग, यानी कि 2 SCR को अगर पैरेलल अपोजिशन में हम कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव साइकिल में एक SCR कंडक्ट करेगा और निगेटिव साइकिल में एक दूसरा SCR कंडक्ट करेगा। तो दोनों साइकिल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जब हम SCR को पैरेलल अपोजिशन में कनेक्ट करेंगे। तो इसी को हम लोग ट्रायक भी कहते हैं। और ट्रायक जो होता है वो बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर डायक की बात करें तो डायक भी बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट? ऑप्शन ए है डीजल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी है हाइड्रो पावर प्लांट, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल कॉस्ट क्या होता है। कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट होता है जो किसी भी पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करने के समय स्टार्टिंग में लगता है। यानी कि अगर किसी पावर प्लांट को हम लोग बना रहे हैं तो उसके ज़मीन का कॉस्ट हो गया, उसमें जो मशीन इक्विपमेंट यूज हुए हैं उसका कॉस्ट हो गया। तो ये सारी कॉस्ट जो शुरू में स्टार्टिंग के समय लगता है उसको हम लोग कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। कैपिटल कॉस्ट जो होता है एक ही बार स्टार्टिंग में लगता है, और रनिंग कॉस्ट जो होता है हमेशा लगते रहता है। तो कैपिटल कॉस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ ए डैम्पर बाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर इज। दोस्तों यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर कर लीजिएगा। द फंक्शन ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन अल्टरनेटर इज, ऑप्शन है डैम्प ऑसिलेशन, ऑप्शन बी है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी है एलिमिनेट हंटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों जो डैम्पर बाइंडिंग होता है उसका क्या काम होता है जानते हैं। ये डैम्पर बाइंडिंग आप देख सकते हैं फिगर में। डैम्पर बाइंडिंग जो होता है पोल शू जो होता है उसमें लगा रहता है। तो डैम्पर बाइंडिंग जो होता है सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करें तो वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। तो ये डैम्पर बाइंडिंग लगा देने से ये जो होता है सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करता है और सेल्फ स्टार्टिंग बन जाता है। तो डैम्पर बार का जो काम होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करना
और यदि हंटिंग होता है तो हंटिंग को भी रिड्यूस करना इसका काम होता है। जब सिंक्रोनस मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाता है उस समय क्या होता है कि डैम्पर बार में ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ कारण करंट होता है और इस करंट के कारण एक फ्लक्स होता है और इस फ्लक्स और एक रोटेटिंग फ्लक्स के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है जो कि इस टॉर्क के द्वारा फिर सिंक्रोनस मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाता है। यानी अगर स्पीड कम होता है तो उसको भी मेंटेन करता है, ये हंटिंग को भी कम करता है और ये स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। तो अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है तो उस समय डैम्पर बार में ईएमएफ इंड्यूस या करंट कितना होता है, तो उस समय इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड जो होता है वो 0 होता है। यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर बार के बीच रिलेटिव स्पीड जो होता है 0 होता है, जिसके कारण कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ये भी आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम ऑप्शन देखें तो डैम्प ऑसिलेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड एलिमिनेट हंटिंग, ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड फैक्टर? ऑप्शन ए है एवरेज फैक्टर टू मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन बी है मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, ऑप्शन सी है कनेक्टेड लोड टू मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन डी है मैक्सिमम डिमांड टू एवरेज लोड। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप कोशिश कीजिए कि 1 या 2 प्रैक्टिस डेली लगाइए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क ला सकें। और दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप अपने लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिमांड फैक्टर, दोस्तों इस फैक्टर से रिलेटेड डिफिनीशन टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं 1-2। तो इसमें पूछा गया डिमांड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड होता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिमांड फैक्टर का वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है या 1 से, यही दोनों इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं। तो डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर? ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन बी है लेंज लॉ, ऑप्शन सी है कूलॉम्स लॉ, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट पूरा रहे तो इस ईएमएफ के कारण करंट उसमें फ्लो करता है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर उसका डायरेक्शन हम लोग को ज्ञात करना है तो वो राइट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग ज्ञात करते हैं। वही अगर दूसरे ओर चले, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उसमें एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। तो उस फोर्स के कारण वो कंडक्टर रोटेट करता है, तो उस रोटेशन जो ज्ञात होता है वो लेफ्ट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन देखें तो आप अगर ऑप्शन डी में है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज डिमांड फैक्टर? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही है, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ़ P2 इज द रोटर इनपुट पावर,
इफ P2 is the rotor input power, Pm is the gross mechanical power developed, and S is the slip of induction motor, then the gross mechanical power developed is ऑप्शन ए है S इंटू पी टू, ऑप्शन बी है 1 माइनस एस इंटू पी टू, ऑप्शन सी है P2 बाय एस, ऑप्शन डी है P2 बाय 1 माइनस एस। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पावर फ्लो डायग्राम अच्छे से समझना होगा। तो पावर फ्लो डायग्राम में क्या होता है, अगर रोटर को जो हम लोग इनपुट देते हैं, यानी कि स्टेटर के द्वारा हम लोग स्टेटर में इनपुट देते हैं और स्टेटर से इनपुट रोटर में जाता है, पावर फ्लो रोटर में होता है। तो यदि रोटर को हम मान लीजिए कि 100 वाट या कितना भी वाट अगर इनपुट दें और स्लिप उसका जितना परसेंट होता है उतना ही लॉस होता है, और बाकी सारा जो पावर बचता है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। या सपोज कीजिए अगर 100 वाट पावर हम लोग रोटर को इनपुट दे रहे हैं, अगर स्लिप 5% है तो उसका 5% लॉस हो जाएगा और 95% उसका मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बात है, आपको याद रखना है। यानी कि अगर 100 वाट रोटर इनपुट दिए, 5% स्लिप है तो 5% लॉस होगा रोटर में, और 95% रोटर का आउटपुट होगा, यानी कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। तो यानी इसमें पूछा गया है P2 इनपुट पावर है और एस स्लिप है, तो मैकेनिकल पावर कितना होगा 1 माइनस एस, यानी कि 100 माइनस जितना परसेंट स्लिप रहेगा, क्योंकि 100% का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस एस हो जाएगा इंटू P2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अगर P2 इनपुट पावर है तो एस प्रतिशत इसका लॉस हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत आउटपुट होगा, यानी कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा, तो 100 माइनस एस प्रतिशत, यानी 100 को 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एस इंटू P2, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन हैज हाईएस्ट एरिया इन द ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है कलेक्टर, ऑप्शन सी है बेस इमीटर, ऑप्शन डी है इमीटर। तो आप फिगर में देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, उसमें 2 एन टाइप हैं और एक पी टाइप लेयर है, यानी कि ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है। तो अगर बेस की हम रीजन की बात करें तो बेस का रीजन का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण रिकम्बिनेशन कम होता है और बेस करंट भी कम होता है। अगर वही हम इमीटर की बात करें तो इमीटर का जो रीजन होता है, ये एरिया होता है, वो मॉडरेट होता है, यानी कि वो मीडियम होता है। अगर कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर का जो एरिया होता है, इन तीनों मटेरियल में कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। इसका एरिया ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हीट यहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न होता है, और हीट को डिसिपेट करने के लिए आपको एरिया का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आसानी से और जल्दी से हीट डिसिपेट सराउंडिंग में हो जाए। जैसे कि दोस्तों एक इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपको किसी गर्म दूध को ठंडा करना है तो आप उसको गिलास में रखिएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में। यदि उसको किसी थाली में रख दीजिए तो वो जल्दी हीट डिसिपेट कर देगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, सरफेस का जो एरिया होता है बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ जो कलेक्टर का एरिया जो होता है वो ज़्यादा रखा जाता है, ताकि हीट को जल्दी से डिसिपेट कर दिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इस हाईएस्ट इसका एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर करेंट ऑफ DC सीरीज मोटर हैज़ बिकम ट्वाइस, देन द टॉर्क विल बिकम। ऑप्शन ए है ट्वाइस फॉर द फॉर्मर, ऑप्शन बी है 4 टाइम्स ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन सी है 1/4 ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन डी है रिमेन सेम। दोस्तों फॉर्मर का हिंदी क्या होता है वो जान लीजिए। फॉर्मर होता है पहले वाला, यानी इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया गया है पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला होता है। तो हम लोग जानते हैं कि T समानुपाती phi × Ia होता है। तो अगर सीरीज मोटर की बात करें, सीरीज मोटर में जो होता है phi और समानुपाती Ia होता है, क्योंकि जो होता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों सेम ही होता है। तो phi समानुपाती Ia होता है, तो T समानुपाती Ia का स्क्वायर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया यदि हम लोग
डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट का वैल्यू दोगुना कर दे तो टॉर्क दोगुना का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी अगर देखें तो 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 12। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपको पूछा जाएगा एड्रेस बस कितने का होता है तो 16 बिट का होता है, याद रखना है आपको। अगर डाटा बस की बात करें तो 8 बिट का होता है। और इसमें कितने फ्लैग होते हैं तो वो भी आपको याद रखना है, 5 फ्लैग होते हैं, 0, ऑक्सिलरी, कैरी, पैरिटी, साइन। और इसमें पूछा गया है कि इंटरप्ट्स कितने होते हैं, इंटरप्ट्स भी 5 होते हैं। कौन कौन इंटरप्ट्स होते हैं वो भी आपको याद रखना है। एक INTR होता है, एक ट्रैप होता है, एक RST 7.5 होता है, एक RST 6.5, एक RST 5.5। तो ये 5 होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आपको एक बात याद रखना है, जिसमें लास्ट में डिजिट डाला हुआ है जैसे RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये सभी वेक्टर्ड होते हैं। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि RST 7.5 वेक्टर्ड है या नहीं, तो ये वेक्टर्ड है। या ऑप्शन में देगा कौन सा वेक्टर्ड है, RST 7.5 दे देगा, तो आपको जिसमें डिजिट अंत में डिजिट रहेगा उसको आपको चूज करना है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैरिड आउट इन। ऑप्शन ए है कंपोजिट फिल्टर, ऑप्शन बी है कॉन्स्टेंट के प्रोटोटाइप फिल्टर, ऑप्शन सी है क्रिस्टल फिल्टर, ऑप्शन डी है एम डेराइव्ड फिल्टर। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाए, अप्लाइड किया जाए, तो एक EMF इंड्यूस होता है। तो ये जो होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल फिल्टर में होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक मटेरियल हैज ए टोटल फ्लक्स बी ऑफ 80 माइक्रोवेबर विद एन MMF ऑफ 160 एम्पियर टर्न, द रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न पर वेबर इज। ऑप्शन है 2 गुना 10 पावर माइनस 6, ऑप्शन बी है 2 गुना 10 पावर 6, ऑप्शन सी है 2 गुना 10 पावर माइनस 8, ऑप्शन डी है 2 गुना 10 पावर 8। तो दोस्तों एक क्वेश्चन MMF का यूनिट भी पूछा जाता है, तो MMF का यूनिट जो होता है एम्पियर टर्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे हम लोग जानते हैं R = V/I होता है, उसी तरह रिलक्टेंस = MMF बटे फ्लक्स होता है। तो आपको दोनों को एनालॉगस करके याद रखना, R = V/I और रिलक्टेंस = MMF बटे फ्लक्स। तो इसमें रिलक्टेंस पूछा गया है, MMF 160 है बटे 80 माइक्रो, तो हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 2 × 10⁻⁻6, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डिफाइंड बाय 25/s² plus 5s plus 25 is given as a step input. The time taken for the output to settle within 2% of input is। ऑप्शन ए है 1.6, ऑप्शन बी है 1.2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0.4 सेकेंड। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सिंपल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो s² + 2 जीटा ओमेगा NS + ओमेगा n², जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं जो हर में है s² + 2 जीटा ओमेगा NS + ओमेगा n²। इसको आपको इसका क्वेश्चन में जो दिया गया हर है उससे इक्विवेलेंट कर लेना है। तो ओमेगा n² का वैल्यू 25 है तो ओमेगा n 5 हो जाएगा, और 2 जीटा ओमेगा n का वैल्यू 5 है, तो इससे आपको जीटा का वैल्यू निकालना, वो 0.5 आ जाएगा। अब चले आते हैं सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/जीटा × ओमेगा n। तो जीटा का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा तो 0.5 आएगा, और ओमेगा n का वैल्यू 5 आएगा। तो 4/5 × 0.5, तो इसको आप हल कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.6 सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर।
तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो होता है लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन ए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है। तो ये सभी सेमीकंडक्टर हैं। तो ये सभी जो होगा लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, सिलिकॉन जर्मेनियम का आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, क्योंकि इससे का एटॉमिक नंबर भी पूछा जा सकता है। तो सिलिकॉन का जो होता है आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, और टीन का जो होता है 50 होता है, और लेड का 82 होता है, और कार्बन का 6 होता है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल उन सभी का आपको एटॉमिक नंबर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड करेंट इन एन SCR कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए है होल्स ओनली, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन सी है आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, ऑप्शन डी है बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो आप फिगर में देख सकते हैं SCR क्या होता है, एक 4 लेयर का डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक गेट होता है। तो गेट को हम लोग कंट्रोलिंग टर्मिनल कहते हैं। तो अगर एनोड की बात करें तो एनोड होता है P टाइप मटेरियल। तो एनोड करंट जो होगा वो होल्स ओनली होगा, क्योंकि ये P टाइप मटेरियल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड बिटवीन 10 बार एंड 260 बार। द स्केल स्पेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, ऑप्शन ए है 100 बार, ऑप्शन बी है 260 बार, ऑप्शन सी है 250 बार, ऑप्शन डी है 280 बार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्पेन क्या होता है। स्पेन जो होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है, यानी कि रेंज को ही हम लोग स्पेन कहते हैं। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, 10 बार से 260 बार। तो यानी इसका जो स्पेन लेंथ होगा दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 250 बार। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी भी चीज़ में आपको रेंज स्पेन पूछता है तो उसका लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही उसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 250 बार। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि एक ही चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सभी चीज़ आपको एक ही चैनल से आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। आप डेली जाइए, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट को डेली लगाइए, तब आप प्रैक्टिस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। तो आपको मानना है और ठानना है, और इस बार SSC JEE या जो भी JEE आपने भरे हैं उस JEE को क्रैक करना है, JEE एग्ज़ाम को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।